ग्रोथ को लगा जोरदार झटका। मार्च में आईआईपी ग्रोथ 2% से घटकर 0.1% हुई। महंगाई ने भी किया निराश। अप्रैल में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.39% पर पहुंची। विदेश मंत्रालय ने माल्या के प्रत्यर्पण के लिए यूके सरकार को लिखी चिट्ठी। आगे की कार्रवाई के लिए ईडी से सलाह जारी। यूरोप में बढ़त से बाजार में फिर लौटी रौनक। निफ्टी 7,900 के ऊपर बंद। सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा बढ़ा। सारा इंडस्ट्री कोलैप्स हुई है और इस कारण से बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। उसको जितना जल्दी छुट्टी करके वापस शिकागो भेज सकते हो तो भेजना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन पर साधा निशाना। कहा राजन की वजह से इकोनॉमी का हुआ बुरा हाल। अच्छा मानसून रहा तो बढ़ेगी सोने की डिमांड। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जताई उम्मीद। सूखे और ज्वेलर्स की हड़ताल से अब पहली तिमाही में गोल्ड डिमांड 7 साल में सबसे कम। योर मनी रखता है आपके पैसों का ख्याल, लेकिन हमारे साथ साथ अपनी मेहनत की कमाई को लेकर आपकी क्या सोच है, ये बात भी काफी मायने रखती है। योर मनी पर अक्सर आप हमसे निवेश पर राय लेते हैं और आपके सवालों में से ही पैसों को लेकर कई गलत धारणाएं हमें पता चली हैं, जिन पर आज योर मनी चर्चा करेगा। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं आज योर मनी का फोकस कहां पर है। सोच सही तो बचत सही। पैसों को लेकर सुधारे अपनी गलतियां। योर मनी आज बताएगा पैसों को लेकर आपकी 10 बड़ी गलत सोच, और साथ ही हम देंगे युवाओं के लिए निवेश के गुरु मंत्र आज के शो में। योर मनी में आज हमारे साथ आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ रही हैं प्रॉस्पेरो वेल्थ मैनेजमेंट की अर्चना भिंगराड़े। अर्चना, आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं वो 10 गलतफहमियां जो कि अक्सर हम देखते हैं निवेश के बारे में। जब भी लोग सोचते हैं तो पैसों को लेकर ये गलत धारणाएं उनमें हमेशा होती है। सबसे पहली गलती अगर हम बात करें तो किराए से बेहतर होती है ईएमआई। तो अर्चना जी, एक एक गलतफहमी पे हम चर्चा करेंगे। किराए से बेहतर होती है ईएमआई। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है और ऐसे में कोई फ्रेश निवेशक है या अगर ऐसा कोई निवेशक है जिसके बहुत सारे गोल्स हैं अपनी लाइफ में, अक्सर हम देखते हैं कि ईएमआई के चक्कर में पड़कर वो अपनी जिंदगी के बाकी गोल्स को अचीव नहीं कर पाते और उन पर काम भी नहीं कर पाते क्योंकि ईएमआई का इतना बड़ा बोझ उन पर होता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट की कीमतें ऊपर जा रही है, क्या बेहतर नहीं होगा कि हम रेंट पर रह ले, किराए पर रह ले और उसके बाद अगर आगे चल के हमारे तमाम गोल्स जो हमें पूरे करने हैं जिंदगी में, जो वित्तीय तौर पे हमारे पे भारी ना पड़े, उनको पूरा करने के बाद घर लेने की सोचे, क्योंकि घर लेने का सपना वैसे तो सभी का होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अगर हम युवा हैं तो हमारी जिंदगी बहुत डायनामिक हो जाती है। कहीं पे अच्छे से मौके आ जाते हैं जिंदगी में हमारी करियर को बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए हमें बाहर जाना रहता है। कि अगर ऐसे भी हो सकता है कि हम नौकरी से परेशान होकर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ अगर हम ईएमआई में बंधे रहे तो हम अपनी जो ड्रीम्स है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अच्छा है कि हम रेंट पे रहे, जो भी पैसे हम ईएमआई के दौर देने वाले हैं वो पैसे अच्छे से निवेश करें। बिल्कुल। और वो पैसे बढ़ा के फ्यूचर में जाके खुद का घर ले ले, जिसमें हमारी जो ईएमआई है वो कम हो सकती है और हमारे पास डाउन पेमेंट के लिए ज्यादा पैसे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अपने सही प्लानिंग के जरिए, सही गोल प्लानिंग के जरिए आप अपने सारे गोल्स पूरे कर सकते हैं और उसके बाद जाके अगर आपको घर लेना है, वो भी एक बहुत बड़ा सपना है, उसे भी पूरा किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरी गलतफहमी है निवेश के लिए अमीर होना जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं कि अगर लोग इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो हमेशा एक सूटेड बूटेड आदमी की छवि दिमाग में आती है कि अच्छा ये तो बहुत कमाता होगा, इसीलिए इनकी निवेश की रणनीति भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे एसेट क्लास में निवेश करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कम से कम 500 रुपए से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे घर में जो मेरी असिस्टेंट होममेड आती है, उसकी तो निवेश 200 रुपए से उसने शुरुआत की है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें अमीर होना है, अमीरों की जैसी सोच रखनी जरूरी है। अमीर लोग जो है वो इन्वेस्ट करते हैं अपने एसेट्स में, और जो आम आदमी है वो इन्वेस्ट करता है अपनी लाइबिलिटीज में। जैसे कि नौकरी शुरुआत नहीं होगी तो किश्तों पे फ्रिज लिया, टीवी लिया, ये बातें जो है वो बहुत गलत है। कि उससे अगर पहले से ही निवेश करना चालू कर देते तो वो भी एक दिन अमीर बन सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में एसेट्स में कैसे निवेश करते हैं? जो अमीर लोग के बारे में जो आप बता रही हैं कि वो अपने एसेट्स में निवेश करते हैं, वो क्या रणनीति होती है? उनकी चॉइस जो है वो बहुत बढ़िया रहती है।
अगर उनको चूज करना है कि गाड़ी लेना है कि स्टॉक्स लेने हैं, तो वो पहले स्टॉक्स ले लेंगे, गाड़ी उससे बाद में ले लेंगे। जैसे कि एक स्टडी दिखाया जाता है कि बुलेट जो है गाड़ी आइशर मोटर की 2000 साल में वो 55,000 की थी। अगर वो गाड़ी लेने से उसके शेयर ले लेता तो वो आदमी आज 4.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो जाती है उससे, तो बुलेट क्या वो मर्सिडीज भी ले सकता था। बिल्कुल, तो यहाँ पे अपनी लाइबिलिटीज में नहीं अपने एसेट्स में निवेश कीजिए, ये सही तरीका है। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट कार्ड का बकाया रखना फायदेमंद है। यहाँ पर लोग भूल जाते हैं क्रेडिट स्कोर पे असर पड़ता है अगर आप बकाया रखते हैं या नहीं चुकाते हैं। क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है और उस पर बकाया जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको चुका देना चाहिए। बिल्कुल सही है, लोगों को लगता है कि वो बकाया चालू रखते हैं तो उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उल्टा अच्छा होता है कि उन्होंने वो बकाया पूरा का पूरा खत्म कर दिया तो उनका क्रेडिट स्कोर अच्छे रहेंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। और अगली गलतफहमी होती है कि निवेश के लिए पैसे नहीं बचते। अक्सर हम कहते हैं कि हम इतना कमाते ही नहीं है, हमारे पैसे ही नहीं बचते तो हम निवेश क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पर वॉरेन बफेट की कई सारी कहावत है और कई सारे उनके कोट्स हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि पहले आप निवेश कीजिए, उसके बाद जितना निवेश करने के बाद बचता है उसे आप खर्चा करें। बिल्कुल सही है, ऐसे बोला जाता है अर्न या इन्वेस्ट एंड स्पेंड। बिल्कुल, मतलब पहले आप खुद के बारे में सोचिए, अपने गोल्स के बारे में सोचिए और जो बचता है वो ही आप स्पेंड कीजिए, तो एक ना एक दिन आप भी अमीर बन सकते हैं। एब्सोल्युटली, और इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक छोटी सी शुरुआत करनी है। जितनी भी रकम से आप शुरुआत करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं और आगे चल के अपने गोल्स लाइन अप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, सोना है सदा के लिए। अक्सर हम कहते हैं एसेट क्लास अगर हम देखें तो सोने में निवेश तो होना ही चाहिए, लेकिन अपना पूरा निवेश सोने की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड करना ये भी एक गलत सोच है, जो कि इंडियंस में हम देखते हैं। चूंकि सोने में बहुत ज्यादा प्यार होता है, लगाव होता है, तो वो सोना इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन बाकी एसेट क्लास में जो उनको रिटर्न मिल सकता है वो मिस हो जाता है इस चक्कर में। 8 से 10% वही इतनी ही हमें सोने पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिलती है लॉन्ग टर्म में। और हम इंडियंस जो इन्वेस्ट करते हैं सोने में वो नॉर्मली ज्वेलरी के रूप में रहता है। अगर जरूरत पड़ जाए तो हम कभी ज्वेलरी को हाथ नहीं लगाते क्योंकि इसको इमोशनल वैल्यूज अटैच रहते हैं। तो सोने को उतना ही रखना चाहिए, 5 से 10% अपने टोटल पोर्टफोलियो के। ज्यादा रखेंगे तो वो ज्यादा रिटर्न्स नहीं देते और फिर चोरों को भी परेशानी रहती है कि कहीं पे लेके गए तो हमारे पूरा का पूरा सोना निकल जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि सोने ने जो रिटर्न भी दिए उनमें काफी उतार चढ़ाव देखा गया है। अभी हम देख रहे हैं कि फिलहाल बेहतर रिटर्न तो मिल रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मिल रहे हैं। ज्वेलरी के लिहाज से अगर हम देखें तो 7 साल से भी निचला स्तर है फिलहाल अगर हम रिटर्न्स की बात करें। तो ऐसे में सोने में निवेश करने का सही जरिया फिर क्या होगा? सोने में मतलब यू कैन आप क्या बोल सकते हैं, बिस्किट्स या कॉइन्स के रूप में रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग ज्वेलरी। तो वो अच्छा रहेगा। और फिर भी गोल्ड बॉन्ड्स है, गोल्ड फंड्स है, उसमें रखते हैं तो दैट इज डीमटेरियलाइज फॉर्म में हो जाएगी, तो फिर उसकी कुछ परेशानी नहीं हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, कुछ लेके जाएंगे। दैट इज अ गुड थिंग। एंड अक्सर सोने को लेके जो हमारा लक्ष्य होता है वो है शादी ब्याह का, जिसके लिए इंडियंस इकट्ठा करते हैं सोना। तो ऐसे में क्या मैं गोल्ड फंड में निवेश कर सकती हूँ या गोल्ड ETF के जरिए निवेश करके गोल्ड इकट्ठा कर सकती हूँ लॉन्ग टर्म के लिए? हाँ, थोड़े से रिटर्न्स हम वहां पे थोड़े से पैसे हम वहां पे डाल सकते हैं, लेकिन कोई भी इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड जो है उसे हम ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। एंड शादी के ब्याह के समय हम वो निवेश जो है उधर से निकाल के सोना ले सकते हैं, तो ज्यादा हमें फायदा हो जाएगा उसमें। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 से 7% से ज्यादा एक्सपोजर आपको अपने पोर्टफोलियो में सोने को नहीं देना है। आप चाहे तो ज्वेलरी अगर आपके पास है तो वो काफी है, लेकिन अगर ज्वेलरी नहीं तो आप गोल्ड फंड या गोल्ड ETF के जरिए भी निवेश कर सकते हैं सोने में। अगली गलतफहमी पे आते हैं, वो ये है कि मैं क्यों रखूं पैसों का हिसाब। अक्सर हम देखते हैं कि हाउसवाइफ्स में ये टेंडेंसी होती है कि हमारे पति के पास सारा हिसाब किताब रहता है, वो निवेश देखते हैं, इंश्योरेंस देखते हैं, तो मुझे इसकी परवाह क्यों होनी चाहिए। और साथ ही अगर हम बच्चों की बात करें तो कई युवा हमें सवाल भी भेजते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए निवेश किया हुआ है तो हमें कहां पे अब निवेश करना चाहिए या हमारे लिए जरूरी है या नहीं निवेश की कोई रणनीति बनाना। इस तरह के भी सवाल आते हैं जहां पर लोग ये समझते हैं कि हमें निवेश की जानकारी रखना जरूरी नहीं है।
ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि फैमिली जो बनती है तो उनके गोल्स भी साथ अगर होते हैं तो सभी लोग उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। हाउसवाइफ भी है लेकिन उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि भले ही हमारे पति हम पे प्यार करते हैं, विश्वास है, लेकिन कभी कोई गलती हो जाती है तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं उसको हम फेस नहीं कर पाएंगे। तो पूरा जानना जरूरी है कि हमारा इंश्योरेंस कितना है, हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, बच्चों की शादी के लिए क्या किया है, रिटायरमेंट के लिए शुरुआत की है कि नहीं की है। तो भले हम लीड ना ले, लेकिन जो भी कुछ हस्बैंड कर रहे हैं वो हमें भी मालूम होना बिल्कुल जरूरी है। और अच्छा रहेगा अगर हम उसका रिव्यू करते रहे, भले 3 महीने पूरी फैमिली इकट्ठा बैठ के हमने अभी तक क्या किया है और क्या करना जरूरी है, तो बच्चों को भी अच्छे से समझ आ जाती है। और शुरुआत से अगर बच्चों को भी ये घर से ही संस्कार मिलते हैं तो वो अपनी फैमिली में भी शुरू से अपने पार्टनर के साथ ये बातें डिस्कस करके उनका भी फाइनेंशियल प्लान अच्छे से बन जाएगा। बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, आप चाहे तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकती है, जैसे कि हाउसवाइफ्स अपने इन्वेस्टमेंट का पूरा जो पोर्टफोलियो है अपने पति के बिहाफ में या उनके साथ मिलकर खुद ही संभाल सकती है, खुद ही ट्रैक कर सकती हैं। एग्जैक्टली, उसके लिए थोड़ी सी जानकारी लेना जरूरी है। और जैसे शुरुआत करेंगे तो पूरा का पूरा आहिस्ता आहिस्ता जानते ही जाएंगे। तो फिर अगर हस्बैंड कमाते हैं तो उसका हम ध्यान रखते हैं तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है उसमें। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और अगली गलतफहमी है कैश है तो ऐश है। ऐसे में लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त कैश होना चाहिए और वो खूब सारा कैश लेके चलते भी हैं। ये कितनी बड़ी गलतफहमी है? ये इंडियंस की बहुत बड़ी बीमारी है मैं बोलूंगी, क्योंकि ऐसे देखा जाता है कि बहुत सारा पैसा सेविंग बैंक में पड़ा रहता है। लोगों को अच्छा लगता है कि अगर मैं पासबुक खोलूं तो ऐसे बड़े बड़े फिगर्स मुझे दिखने चाहिए। तो लेकिन दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि देखो कि हम अगर सेविंग अकाउंट में रखते हैं कि इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा चाहिए तो लग सकता है तो उधर से निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें हमें खाली 3.5% या 4% रिटर्न्स मिलता है। बिल्कुल। लेकिन वही पैसे अगर हम डेट म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो सिमिलर फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। हमें पैसे चाहिए तो ट्रांजैक्शन, एक दिन के ट्रांजैक्शन डे में हमें मिल सकते हैं अपने अकाउंट में, और रिटर्न्स भी 7 to 8%। मतलब हर साल अगर 3.5% का फायदा हमें ज्यादा हो गया तो हमारे पैसों की बढ़त भी ज्यादा हो जाएगी। और साथ ही अगर आप बहुत ज्यादा कैश रखते हैं तो जो क्रेडिट कार्ड पे आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, उससे भी आप मिस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने इमरजेंसी फंड की बात की और ये है हमारी दूसरी गलतफहमी कि इमरजेंसी में सेविंग्स अकाउंट सही है। आपने सही कहा कि लोग बड़े बड़ा अकाउंट मेंटेन कर देते हैं, बैलेंस मेंटेन कर देते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में। उन्हें लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे आ चुके हैं, लेकिन वो 3.5 से 4% से ज्यादा उस पर कमा ही नहीं रहे हैं। बराबर है। तो इमरजेंसी के लिए हम लोग को डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। यहाँ पे आपको बेहतर रिटर्न के साथ साथ लिक्विडिटी भी मिलती है। आगे बढ़ते हैं और अगली गलतफहमी है एक से भले 2 जगह से आमदनी। अक्सर हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स जो है, कपल्स जो है, वो दोनों वर्किंग होते हैं और ऐसे में 2 इनकम आना तो बहुत अच्छी बात होती है। आपकी लाइफस्टाइल अपलिफ्ट हो जाती है, आपके सारे सपने भी पूरे हो जाते हैं, लेकिन कई सारे एस्पेक्ट्स पर्सनल एंगल पे अगर हम देखें तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं सिर्फ पैसों की वजह से। बिल्कुल सही है। आजकल हम जो देखते हैं स्ट्रेस लेवल जो बढ़ गई है उसके कारण ही है कि मुझे लगता है कि डेफिनेटली कि दो इनकम आती है तो फैमिली की लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आजकल देखेंगे तो बच्चों के खर्चे इतने बड़े हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा बढ़ गया है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारा पैसा आ रहा है और बहुत सारा जा रहा है। बिल्कुल। तो इतनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाती है कि इतने कमाने के बाद भी उनके पास पैसे नहीं बचते। बिल्कुल। तो कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है एक ही इनकम आती है, जो भी पार्टनर घर पे है, आई एम नॉट सेइंग हाउस वाइफ ओनली, इट कैन बी अ मैन ऑल्सो। तो एक इनकम आती है तो पता है इतना ही पैसा आने वाला है, तो उसके हिसाब से सेविंग हो जाती है, उसके हिसाब से पैसे भी हम अच्छे तरीके से यूज करके बाजू में रखते हैं, और जो टाइम मिलता है वो बच्चों को अच्छी तरह देखभाल करने में भी लगा सकते हैं। तो वी कैन लुक एट सम ऑप्शन लाइक कि पार्ट टाइम करे वाइफ या हस्बैंड, या अगर 2 इनकम आ भी रही है अर्चना जी, तो एक इनकम पूरी तरह से सेव हो सकती है, इन्वेस्ट हो सकती है, और एक इनकम से हम घर चला सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया। तो अगली गलतफहमी में आते हैं, बिल्कुल जो है हर फिक्र की दवा है क्रेडिट कार्ड। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के पास 4 से 5 क्रेडिट कार्ड होते हैं, न सिर्फ उसकी पेमेंट का
ट्रैक रखना पड़ता है, लेकिन लोग उस पर क्या क्या ऑफर्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, उसका भी ट्रैक रखते हैं, बाकायदा अपनी ट्रैवल और अपनी शॉपिंग भी उसी के हिसाब से मैनेज भी करते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड हर जगह काम नहीं आता है। हर जगह काम नहीं आता, लेकिन वो होना भी जरूरी है, क्योंकि कोई अकस्मात सपोज इलनेस आ गया, हॉस्पिटल में जाना है, उतने पैसे इमीडिएटली नहीं निकाल सकते, तो क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। उस केस में आप इस्तेमाल कर लें। हाँ, लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज करना भी हमें उतना क्या बोलते हैं विजडम चाहिए हमें कि कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है, लेकिन हर प्रश्न का सवाल क्रेडिट कार्ड नहीं है। उसे खाली जब भी चाहिए तभी यूज करना चाहिए। बिल्कुल, और जितने आप मेंटेन कर सकते हैं उतने ही क्रेडिट कार्ड आपको रखने चाहिए। तो इसी के साथ हमने अभी तक आपको बता दी है 10 बड़ी गलतफहमियां पैसों को लेकर जो एक आम निवेशक के अंदर होती है। तो अपने आप को यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रखना होगा, और निवेश को प्रति अगर आपकी ऐसी सोच है तो इसे बदलने की जरूरत है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन योर मनी में आगे लेंगे युवाओं के सवाल। बने रहे हमारे साथ। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब हम लेंगे युवाओं के सवाल। हमारे पहले युवा दर्शक जुड़ रहे हैं, अंकित तोमर हमारे साथ फोन लाइन पे। नमस्कार अंकित, बताएं कैसे हैं आप, क्या करते हैं, सवाल क्या है? प्रश्न मैम ये था कि मैंने 2 फंड चूज किए हुए हैं, HDFC टॉप 200। ठीक है, हेलो, हाँ आपकी आवाज मुझे आ रही है अंकित, बोलिए। हाँ, HDFC टॉप 200 एंड UTI डिविडेंड यील्ड फंड फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स। 4 साल से, ओके ठीक है। और मैम जो रिटर्न जैसा मिले हैं वो उतने अच्छे रिटर्न नहीं रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं 10 फंड में भी रुकूँ, ओके, से एग्जिट हो जाऊँ। ओके, क्विकली अंकित मुझे बताइए कि आपका गोल क्या है? हेलो अंकित, आपका गोल क्या है? आपने कहा कि आपको रिटर्न उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, कितने सालों के लिए आपने इस पे पैसे लगाए हुए हैं, आपका प्लान क्या है इस इन्वेस्टमेंट के पीछे? मेरा इन्वेस्टमेंट के पीछे प्लान में है कि नेक्स्ट 10 ईयर में मैं 3 लाख है, और मैंने अभी से 1000 और इंक्रीज किया है फंड में पैसा। अच्छा, तो हाँ, तो इसमें 50 लाख रुपए आपको 10 साल में इकट्ठा करने हैं। ठीक है, चलिए 50 लाख रुपए 10 साल में अर्चना जी इनको इकट्ठा करने, फिलहाल इनकी उम्र 27 साल की। हम कहते हैं कि अगर आप इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में यानी इक्विटी की ओर इंटरेस्ट दिखाते हैं, निवेश करते हैं, तो आपको थोड़ा लंबा होराइजन रखने की जरूरत है। जहां तक इनके फंड्स की बात है, आई एग्री कि HDFC टॉप 200 की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डामाडोल रही है, लेकिन अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस हम देखें तो ये फंड काफी बेहतरीन आउट परफॉर्मर रहा है। और अंकित का नजरिया तो यहाँ पर 10 साल का है, तो क्या इस फंड में बने रहे? हाँ, वो इस फंड में बने रह सकते हैं, और चॉइस के लिए चाहिए तो आप SBI ब्लू चिप फंड देख सकते हैं, और UTI इक्विटी फंड दे सकते हैं, क्योंकि HDFC टॉप 200 जो फंड है वो लार्ज स्केल फंड है। हाँ, तो लार्ज स्केल फंड की आजकल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है 2 सालों में, लेकिन आगे जाके डेफिनेटली वो अच्छे बिल्कुल। और अंकित काफी यंग भी हैं, 27 साल के हैं, तो मेरे ख्याल से रिस्क भी ले सकते हैं थोड़ा, और लंबी अवधि में तो हम देख रहे हैं कि सारे फंड्स अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। डेफिनेटली 10 साल उनके पास बहुत साल है, तो उनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी हो जाए। चलिए अंकित, अगर आप फिर भी परेशान हैं और आप बदलना ही चाहते हैं इस फंड को, तो SBI ब्लू चिप और साथ ही UTI के फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। आपको हम यही सलाह दे रहे हैं। 4 फंड्स के नाम आपको बता दें, UTI इक्विटी फंड, ICICI ट्रू वैल्यू डिस्कवरी और UTI MNC फंड में भी आप पैसे लगा सकते हैं। और इसी के साथ योर मनी में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी जारी है यूथ के सवाल। बने रहे हमारे साथ। योर मनी में अगला सवाल जो पूछ रहे हैं यंग निवेशक, वो है नितिन वाधवा, 24 साल की उम्र है इनकी। ईमेल के जरिए सवाल भेजा है। ये कह रहे हैं कि SBI ब्लू चिप फंड और SBI मैग्नम मिड कैप में इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, 2000 रुपए और 1000 रुपए रिस्पेक्टिवली लगाते हैं दोनों फंड्स में, और 10 साल का नजरिया है इनका। वेल्थ क्रिएशन एक गोल है, इसके अलावा PPF में डालते हैं 5000 रुपए। पूछ रहे हैं कि इन दोनों फंड में से जो रिटर्न मिलेगा क्या वो टैक्स फ्री होगा या नहीं। अर्चना जी, यहाँ पर इन्होंने रिसर्च करके ये फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं या सलाह ली है, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है।
फंड सिलेक्शन कैसा है? अच्छा है, क्योंकि उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। जैसे कि ब्लू चिप फंड है वो लार्ज कैप है एंड मिड कैप फंड, तो उनके एज के उम्र से बिल्कुल सही है। एब्सोल्युटली। एंड लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न्स टैक्स फ्री हो जाते हैं। कोई भी इक्विटी फंड में 1 साल के बाद अगर आप पैसे निकाल देते हैं तो उसका जो प्रॉफिट है दैट इज टैक्स फ्री, और 1 साल के पहले अगर निकाल देते हैं तो दैट बिकम्स टैक्सेबल। ओके, तो अगर नितिन को अपना निवेश बढ़ाना होगा तो इन्हीं 2 फंड में निवेश बढ़ा सकता है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो नितिन, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपके दोनों फंड्स अच्छे हैं। अपने निवेश को अगर बढ़ाने का सोच रहे हैं तो इन्हीं फंड में आप निवेश बढ़ा सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन जरूर मेंटेन कीजिएगा अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए 10 साल में। तो फंड की परफॉर्मेंस को जरूर ट्रैक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ अर्चना जी आज शो पर आने के लिए। और योर मनी में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आप भी यंग निवेशक हैं, पहली बार निवेश करना चाहते हैं तो अपना सवाल आप योर मनी को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। अपना नाम जरूर साथ में भेजना। आप @TH पे भी अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं, और mf@moneycontrol.com जो हमारा ईमेल आईडी है उस पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन के साथ अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।